बंद कमरा मीटिंग में एक ख़त वफाकी वज़ीर को दिखाया गया कि यही वो ख़त है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर ये गलती हुकूमत की तरफ से ना होती तो आज हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते, लेकिन कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा कि ठीक है आप अब बता दें, अनाउंस कर दें, लेकिन वो अनाउंसमेंट हुकूमत के गले पड़ गई। क्योंकि कमिटमेंट ये हुई हुई थी। रमेश कुमार भी हैं, वो भी वापस आ चुके हैं। साथ ये कहा है कि जहाँ से उनको पकड़ना हमने उनको वहाँ से पकड़ा है। 4 लोग एटलीस्ट ऐसे हैं जो बहुत हार्डकोर हैं, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन 10 लोग वल्नरेबल हैं, 5 लोगों के ऊपर वर्किंग होनी है। अब फ़ोन कॉलों पे फैसले नहीं होने, फैसले जो हैं वो अपने तौर पे होंगे, जिसको जहाँ से जो मिलेगा। तहरीके अदम एतमाद नाकाम भी हुई, फिर भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो कामयाब हो जाती है ना, वो तो इमरान खान को धमकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 मार्च और दिन है मंगल का। सियासी हालात की वजह से आज के दिन भी वफाकी काबीना का होने वाला इजलास नहीं हुआ, क्योंकि इत्तेहादी अरकान का कुछ अता पता नहीं है कि वो किसके साथ हैं सिवाय मुस्लिम लीग काफ के। उनमें से भी जो उनके वज़ीर थे वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हूं और पूरा दिन आज मैंने यहां पर होने वाली एक्टिविटीज़ को कवर किया है। एक एक लम्हे के बाद कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है, एक एक लम्हे के बाद कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। जो इत्तेहादी अपोजिशन के साथ चले गए हैं, क्या वो वापस आ रहे हैं, क्या कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो 4 लोग अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने, उनमें से एक वापस आने वाला है। कब वापस आएगा इस बारे में भी नज़र रखेंगे। और साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह जो पहला इजलास हुआ उसमें एक अहम फ़ैसला किया कि जो ख़त उन्होंने जलसे के दौरान लहराया था वो ख़त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखने के लिए तैयार हैं, उस शख्सियत के सामने जो मुतनाज़ भी ना हो और जिसके ऊपर पूरी कौम ट्रस्ट भी कर सकती है। उस ख़त के मंदरजात के हवाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ये ख़त कहाँ से आया और क्यों आया, आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि ये ख़त पाकिस्तान को भेजा गया, किसको उसमें मुखातिब किया गया है, उस ख़त के कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑफ द रिकॉर्ड एक कुछ मीटिंग हुई हमारी, उसमें जानने की कोशिश की, कुछ अहम इत्तलात मौसूल हुई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 मार्च को ये ख़त हुकूमत पाकिस्तान को या वज़ीर आज़म इमरान खान को मौसूल हुआ, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया था कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ये कामयाब होगी, अगर नाकाम हुई तो उस सूरत में भी आपके ख़िलाफ़ ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपको भुगतना पड़ेंगे। और 7 तारीख को ये ख़त मौसूल होने के चंद घंटों के बाद तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के ऐवान में पेश कर दी गई थी। जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उस वक्त हम वज़ीर आज़म इमरान खान के पास बैठे हुए थे और उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि फ़ौरन हैंड मेरी हुकूमत को गिराने के लिए मुतहर्रिक हो चुका है, फ़ौरन हैंड्स। और उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी अनासर मुतहर्रिक हो चुके हैं और इसका जल्द ही पूरी कौम के सामने खुलासा करूँगा। और वही हुआ कि ये सारे हक़ाइक़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुए। उस बंद कमरा मीटिंग में एक ख़त वफाकी वज़ीर को दिखाया गया कि यही वो ख़त है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो ख़त नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये थ्रेट मिलना शुरू हो गए और हुकूमत गिराने तक मामला पहुंच गया, तो बड़ी ख़बर जो पता चली वो ये कि इस ख़त का ताल्लुक़ दौरा रूस के साथ साथ हवाई अड्डे ना देने का जो एब्सोल्युटली नॉट का वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टैंस था उससे भी है। असल गेम वहाँ से शुरू हुई है। आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ख़त कहाँ से आया और किसने भेजा। ये फ़िलहाल ऑफ द रिकॉर्ड रखता हूँ, लेकिन उसके अलावा हुकूमत के इत्तेहादियों के हवाले से कुछ ख़बरें चल रही हैं। चौधरी बरादरान की फिर मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से हंगामी तौर पर, और एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हुकूमत के वो इत्तेहादी जो नाराज़ होकर अपोजिशन के कैंपों में जा रहे हैं, क्या वो वापस आने वाले हैं? मैं आपको एक संगीन गलती बताऊंगा जो हुकूमत की तरफ से हुई है, जिसका एतराफ़ हुकूमती सतह पर किया गया। अगर ये गलती हुकूमत की तरफ से ना होती तो आज हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते, लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ होकर दूसरे कैंपों में गए, उनमें से एक के जाने की बड़ी वजह ये गलती थी। तो जनाब, कल मैं बनी गाला में मौजूद था जब वज़ीर आला पंजाब आए और फ़ौरन चले गए रिज़ाइन दे के, और साथ ही फिर मुस्लिम लीग काफ का वफ़द आया और उन्होंने हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया। यहाँ पर हुई पहली बड़ी संगीन गलती इस सारे प्रोसेस की। उससे पहले जो कुछ हो चुका उसकी बहस में नहीं जाता। यहाँ पर पहली बड़ी गलती हुई कि हुकूमत की तरफ से फ़ौरी तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया। वो ऐलान नहीं किया जाना चाहिए था।
हुकूमत के आला सतह के जो कैंप्स हैं वो इस बात पर मुतमिन है कि वो एक बड़ी गलती थी, हुकूमत की तरफ से ये ऐलान नहीं होना चाहिए था। दो दिन तक का इंतज़ार करने के बाद ये ऐलान करते तो शायद BAP भी उनके साथ होती। हुकूमत की तरफ से वो ट्वीट होने के बाद, वो ऐलान होने के बाद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग थे उन्होंने ऑपोजिशन का कैंप इस वजह से ज्वाइन किया कि काफ लीग ने उन्हें एतमाद में लिए बगैर ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया। MQM की क़यादत भी इस सारे फ़ैसले से कहीं ना कहीं नाला नज़र आती है कि उन्होंने ये फ़ैसला बताए बिना कर लिया। अब इस सारे मामले में आज पूरा दिन हम यहाँ पे मीटिंग्स कवर करते रहे, उस पर भी बात करेंगे। तो रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद होंगे। रिजवान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताओ कि आज पूरा दिन हम साथ रहे, पूरे दिन का एनालिसिस क्या है, कोई बड़ा ट्विस्ट आ रहा है इस सारे मामले में या अभी भी हुकूमत मुश्किल में लग रही है? देखें, अभी कोई फ़ैसला करना जो है वो आपके सामने सिचुएशन लम्हा बलम्हा चूँकि जा रहा है और हुकूमत को अब ये लगता है कि यकम को जाके चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे और हफ्ते और इतवार को भी इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है। तो अभी ये इजलास ख़त्म हुआ है। जैसे आपने ये कहा कि थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई हुकूमत से इत्तेहादियों के हवाले से कि फ़ैसला ये हुआ था कि सारे मिल के करेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना रहे हैं तो कुछ हुकूमती हमारे दोस्त हैं नादानी में, उन्होंने एक्साइटमेंट में कि जी काफ लीग ने हमारे साथ ऐलान कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये अनाउंसमेंट एक्साइटमेंट में या नादानी में हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा कि ठीक है आप अब बता दें, अनाउंस कर दें, लेकिन वो अनाउंसमेंट हुकूमत के गले पड़ गई। गले पड़ गई क्योंकि कमिटमेंट ये हुई हुई थी मुस्लिम लीग काफ की, MQM की और BAP की कि हम मिलकर फैसला करेंगे और गवर्नमेंट को भी यही लग रहा था कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे इत्तेहादी हुकूमत के पलड़े में अपना जो वज़न है वो डालेंगे। लेकिन ये ज़ाहिर ये हुआ और उसके बाद फिर अचानक BAP ने भी ऐलान कर दिया। और MQM के हवाले से जैसे आपने अब तफसील बताई भी है कि MQM अब शायद एब्सटेन की तरफ जा रही है, तो हुकूमत भी अब इस सारी सूरत हाल में इंतज़ार कर रही है और रिलाई कर रही है अपोजिशन के उन लोगों से जिनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही के ज़रिए असर जो लोग हैं और जिनके साथ पहले से हुकूमत राब्ते में है। और अब फैसले का दिन करीब आ पहुंचा है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल के फैसले के दिन होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हफ्ता इतवार भी ये सेशन चलने वाला है और जो फ़ैसला होना है वो यहाँ पर जो फ़ैसला हो चुका है वो होगा 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को इतवार का रोज़ बनता है। 4 वज़ीर 3 तारीख की बात कर चुके हैं, शेख रशीद 3 तारीख की बात कर चुके हैं, बाबर अवान 3 तारीख की बात कर चुके हैं, फवाद चौधरी 3 तारीख की बात कर चुके हैं और असद उमर 3 तारीख की बात कर चुके हैं। तो हुकूमत अब 3 तारीख को देख रही है और 3 तारीख को वोटिंग होगी। अभी हुकूमत अपने तौर पे कर रही है सारा, कोई टेलीफोन कॉल कोई चीज़ नहीं हो रही, तो अपने तौर पे करने में मुश्किलात भी उनको सामना करना पड़ रहा है, कमज़ोर फुटिंग पे, लेकिन बहुत कुछ देने की पोजीशन में। काफ लीग को तो पूरा सुबह पंजाब उनके हवाले कर दिया है, तो MQM को भी वो दे सकते हैं, लेकिन MQM के हवाले से अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं है और लगता है कि वो 1-2 दिन मजीद MQM लेगी फैसला करने के हवाले से और वही यकम को फिर ये सारी सूरत। मैं और रिजवान अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम आला हुकूमती शख्सियत के साथ ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में मौजूद थे जो फैसला साजी में शामिल है। थोड़े से मायूस नज़र आए सारी सूरत हाल के पेश नज़र और उनके मुताबिक शायद MQM उनका साथ नहीं देने जा रही। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद MQM ना हुकूमत का साथ दे ना अपोजिशन का साथ दे और वो अपना वोट एब्सटेन कर ले। उस सूरत में भी अल्टीमेटली फ़ायदा हुकूमत को ही होगा। चौधरी परवेज़ इलाही कल वज़ीर आज़म से मिले और आज फिर से उनको बुलाया गया, परवेज़ इलाही को भी और मोनस को भी। ये सारी अचानक से भागदौड़ हो रही है। क्या परवेज़ इलाही भी कुछ लोगों को मैनेज करने में लगे हुए हैं? हुकूमत के पास कितने नंबर्स हैं जो अपोजिशन के हैं इनके साथ राब्ते में? देखें, कल तक परवेज़ इलाही थे इत्तेहादी, अब परवेज़ इलाही बन चुके हैं वज़ीर आला पंजाब, एक तरह से बन चुके हैं और वो डिप्टी वज़ीर आज़म कहलाए जाते हैं। अब उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है और आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या फुटिंग है और लोग उनके साथ हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि 11 लोग उनके साथ हैं, लेकिन हुकूमत को लगता है कि कम से कम 5 लोग उनके साथ हैं जो उनके कहने के ऊपर वोट करेंगे, उस दिन नहीं आएंगे या जो भी सिचुएशन होगी वो कोशिश कर चुके हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से जो चौधरी परवेज़ इलाही की एक बहुत तफसीली मीटिंग हुई है, उसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक तो पंजाब की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, उस पर बात हुई है। दूसरा, परवेज़ इलाही को ये टास्क दिया गया है कि आपने इत्तेहादी जमातों से भी आप रब्ता करना है, क्योंकि परवेज़ इलाही अब पार्टी नहीं है, अब वो हुकूमत की तरफ आ खड़े हुए हैं। और यही बहुत बड़ा, जैसे कल भी बात हुई थी कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि अब वो हुकूमत की स्ट्रेंथ बन चुके हैं। जो काम पहले जहांगीर तरीन किया करते थे वो परवेज़ इलाही करेंगे और परवेज़ इलाही
कितना कर सकते हैं ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो अब वो निकल चुके हैं मैदान में और अब वो मैनेज करना उनका काम है। अब मेरे ख्याल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एमएनए की बात आपने बता चुके हैं कि वो एक वापस आ चुका है, और इसी तरह से जो लोग रमेश कुमार भी हैं वो भी वापस आ चुके हैं। लेकिन वो किस तरह वापस आएंगे? वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं ख़िलाफ़ वोट दूंगा, टीवी चैनल्स पे जाके कह रहे हैं। उनके हवाले से तो एक्सट्रीम पोजीशन पीटीआई भी ले चुकी है। आपने शहबाज गिल साहब के रिमार्क्स देखे, लेकिन अभी हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि वो हमारे साथ होंगे। जी, उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने साथ ये कहा है कि जहाँ से उनको पकड़ना है हमने उनको वहाँ से पकड़ा है। तो हो सकता है कि वो रमेश कुमार भी वापस आ जाएं, ये जो भी मुनहरिफ अरकान है। 3 से 4 लोग एटलीस्ट ऐसे हैं जो बहुत हार्डकोर हैं, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन 10 लोग वल्नरेबल हैं। 5 लोगों ऑलरेडी कल लॉबीज़ में मौजूद थे और 5 लोगों के ऊपर वर्किंग होनी है, वर्किंग हो रही है। और ये चीज़ एक बड़ी तय हो चुकी है कि अब फ़ोन कॉलों पे फैसले नहीं होने, फैसले जो हैं वो अपने तौर पे होंगे, जिसको जहाँ से जो मिलेगा। तो हुकूमत बेहतर पोजीशन में देने के। रिजवान, ख़त के हवाले से थोड़ा सा बताएं। आप और मैं दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उमर भी थे वहाँ पर। ये तफसील से बताया गया और कोशिश की गई कि आवाम को किसी तरह से एतमाद में लिया जाए। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बंद कमरा मीटिंग में थे जहाँ पर आला हुकूमती शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने वो ख़त पढ़ा हुआ है। जी। उन्होंने कुछ तफसीलात हमें बताई हैं उस ख़त से रिलेटेड, उतनी जिस हद तक वो बता सकते थे। तो जब वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने ये सवाल किया था कि क्या इस ख़त का ताल्लुक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस से है या नहीं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी बड़ा क्लियर बता चुके थे कि दौरा रूस से पहले हमसे आला सतह पर रब्ता किया गया और हमें दौरा रूस करने से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद हमने अपना मौक़िफ़ बताया और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और दौरा रूस किया। तो उनसे पूछा कि क्या उससे वजह से, तो उन्होंने कहा एक सीरीज़ ऑफ द इवेंट्स है, यानी एब्सोल्युटली नॉट से मामला शुरू हुआ, फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी, फिर दौरा रूस और काफ़ी कुछ हुआ। ऑफ द रिकॉर्ड जो गपशप वहाँ पर हुई उससे आपको क्या तासुर मिला? देखिए, जो मुझे तासुर मिला, मैं चाहूँगा कि आपके नाज़रीन को भी वो तासुर पहुँचाने की कोशिश करूँ। देखिए, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको पता है, अमेरिका को अड्डे ना देना, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कहना, और दुनिया की सुपर पावर है और उनके हर जगह पे असरअंदाज होने की वो कोशिश करते हैं। तो जो इस सारी सिचुएशन से तासुर ये मिला है कि जो इनकार किया है वो उसकी कीमत होती है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जो तकरीर है जलसे वाली, उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों एब्सोल्युटली नॉट की एक कीमत होती है जो अदा करनी पड़ती है। अब वो कीमत अपनी हुकूमत की कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म अदा करेंगे या नहीं, ये सिचुएशन जो है वो अब पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि इस जो लेटर है या जो मरासला है उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का वाज़ेह ज़िक्र है। 7 तारीख को वो मरासला हुकूमत पाकिस्तान के पास पहुंचा और उसके बाद आप देखें कि 7 तारीख के फ़ौरन बाद 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी है, और एक जो थ्रेटनिंग जुमला है वो ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हुई फिर भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो कामयाब हो जाती है ना, वो तो इमरान खान को धमकी है कि जी अगर कामयाब हो जाती है तो आप फारिग, लेकिन उसमें धमकी दूसरी ये है कि अगर नाकाम हो जाती है तो उसके भी बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये उस ख़त के कुछ हिस्से हैं जो हमें उन लोगों ने बताए हैं जिन्होंने ख़त को देखा है। तो ये उस सूरत हाल के मुताबिक उसको रिलेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी अहम चीज़ उन्होंने बताई, उन्होंने ये कहा है कि जो हुकूमत के जो अपोजिशन के लोग हैं वो जब हुकूमती मुनहरिफ लोगों से बात करते थे या इत्तेहादियों से बात करते थे तो उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये हवाला देते थे कि खान तो गया, क्योंकि वो इस साजिश जो लेटर के अंदर जो सारी चीज़ है वो उनके इल्म में थी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अपोजिशन रहनुमाओं को इस सारी सूरत हाल का इल्म है तो फिर ये मामला आर्टिकल 6 की तरफ जाएगा। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि आज जो हुकूमत ने एक स्टेप लिया है ना कि हम चीफ जस्टिस को दिखाने को तैयार हैं, तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला जाता है और इसके ऊपर कमीशन, जैसे असगर खान कमीशन बना था उसमें बहुत खौफनाक नताइज सामने आए थे, तो अगर असगर खान कमीशन के बाद अब ये लेटर गेट भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो इसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। और जैसे हुकूमत कह रही है कि कौन बाहर बैठ के किससे मुलाकातें कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती हैं। उनसे सवाल ये भी हुआ कि क्या आप कार्रवाई करना चाहेंगे, आपके पास इख्तियार है, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। रिजवान, आखिरी क्वेश्चन ये कि क्या हुकूमत को ये ख़त रेस्क्यू कर सकता है या नहीं? यहाँ पर बिल्कुल ठीक इस तरफ
कौमी असम्बली का ऐवान है, असल जंग तो वहीं पर लड़ी जानी है। इस ख़त का कितना असर हो सकता है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये ख़त बज़ाते खुद हुकूमत को या ये मरासला रेस्क्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ़ैसला तो वोटिंग की बेस पे होना है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि फ़ैसला जो है वो कौमी असम्बली में नंबर्स पे होना है, हुकूमत उसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो ख़त है ना, इसमें भी एक पूरा नज़रिया छुपा हुआ है। माजी में भी हमारा एक माजी रहा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ असरअंदाज होती रही है, फ़ोन कॉलों पे लोग ढेर होते रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। ये ख़त भी रिकॉर्ड पे आएगा। अभी चूँकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर जो चीज़ें हैं, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं, उनको वो उस तरह से नहीं कर सकता। एक टाइम आएगा कि लोग देखेंगे कि क्या ये सच था या नहीं था। लेकिन इसको हुकूमत सियासी तौर पर प्ले कर रही है और सियासी तौर पर प्ले करेगी भी। सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जब पर्दा नशीनों के नाम खुलेंगे तो बेनिफिशरी इमरान खान होंगे, क्योंकि इमरान खान ने माजी की तरह उसको छुपाने के बजाय उसको अवाम के सामने रखा है। सारी चीज़ें नहीं रखी, लेकिन अवाम को बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और वही बात है कि एब्सोल्युटली नॉट की एक कीमत है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चुकानी पड़ सकती है। राइट, थैंक यू वेरी मच। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल के साथ आज हमारी होने वाली कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें और दिन भर हमने यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ कवर की उनकी बेसिस पर वो बातें आपको बताई जो ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो फैक्ट बेस हैं, जिनमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है और जो हक़ाइक़ से दूर नहीं है। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।